नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम भारत और चीन के मध्य जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस तनाव की स्थिति में किस तरीके से क्वेश्चन उभर कर सामने आ सकते हैं, उसको हम सामान्य जीके के तहत जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस जीके क्लासेस के प्लेटफॉर्म को प्रचारित करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने जो स्टेटस है उसमें लगाया और उसको बढ़ावा देने में मेरी काफ़ी मदद की। आपकी इस मदद से मुझे ये एहसास हुआ है कि आप मेरी एक बहुत बड़ी ताकत हो। मैं आपको अपनी ताकत का दर्जा देता हूँ। यदि कोई मुझे पूछे कि मेरी क्या ताकत है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे स्टूडेंट मेरी ताकत है। तो दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके लिए मैं परमात्मा से वेल विश करता हूँ कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं और आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और वो प्राप्त करें। और उस लक्ष्य निर्धारण की प्राप्ति में यदि मैं थोड़ा सा भी योगदान कर सकूं, तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा और इस दिशा में मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ और तटस्थ होकर और इसके अलावा डेडिकेट होकर आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो जीके का जो पोर्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अग्रसर हूं। और आप पूरा विश्वास करें और इस विश्वास के तहत मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मैं 100% तो दूंगा ही, उसके आगे का जो परसेंटेज है उसे भी मैं देने का प्रयास करूंगा। पूरा जो भी जिस तरीके से जो भी मेरे पास परमात्मा ने मुझे नॉलेज बख्शा है, उस नॉलेज को मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस टॉपिक को यदि हम स्टार्ट करें तो ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। इसको मैं जैसे बताऊं आपने वैसे करना है। और ध्यान रखें, इसमें आप जो पढ़ोगे, सबसे पहले तो जो चाइना अपनों ने किया था नेबरिंग कंट्री के तहत, याद कीजिए, नेबरिंग कंट्री के तहत जो अपनों ने चाइना को पढ़ा था, एक तो वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहली बात तो ये। एक मैंने आपको एक वीडियो और उपलब्ध करवाया था, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट और नेबरिंग कंट्री के तहत जो मैंने चीन आपको करवाया था, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ना मैं चीन की बात करूंगा, ना मैं पिछले वीडियो में जो बातें की थी उनकी बात करूंगा। मैं उसके आगे के रूप को लेकर चलूंगा और उसमें कुछ जो एडेड है, जो अपडेट कराना है, वो मैं करवाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। इस बात को आप इस टॉपिक को शुरू कर रहे हो, जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो इसको पोज पर डाल देना अभी, और पहले नेबरिंग कंट्री चीन और उसके बाद में और जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट का मैंने वीडियो आपको उपलब्ध करवाया था, उसको देखने के बाद ये देखना। ये मेरा निर्देश है आपको और इस निर्देश को आपको फॉलो करना है। और फिर देखिए कैसे चीज़ें आपके परत दर परत जमती जाती है और इसको पूरे अच्छे सलीके से, सिस्टमेटिक तरीके से बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और धीरे धीरे साथ साथ जो भी घटनाएं चल रही है उसको हम अपडेट करते जाएंगे। तो मैं वापस रिपीट कर दूं, पहले आप नेबरिंग कंट्री में चाइना को पढ़ेंगे, फिर इंडिया चाइना डिस्प्यूट का जो मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराया उसको पढ़ोगे, फिर इस वीडियो को देखोगे, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरीके से क्वेश्चन उभर कर इसमें सामने आ सकता है। तो इसको बहुत गंभीरता से लें। आने वाले टाइम में चाहे वो करंट जीके के रूप में आए, चाहे जनरल जीके के रूप में आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। और वर्तमान में जो आपके पेपर बन रहे हैं, उन पेपरों में मैं ये देख रहा हूँ कि जनरल जीके को ऐड किया जा रहा है। करंट जीके, करंट स्टेटस जो चल रहा होता है, उसमें जो जनरल जीके से संबंधित जो बातें होती है उसको
क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। तो मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो जो मैंने आपको इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको पीओके के बारे में बता दिया था। ये जो स्थिति है आप पीओके के रूप में इसको कह सकते हो। और उसके अलावा हमने अक्साई चीन के बारे में बात की थी। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया ये है, ये अक्साई चीन है। कौन सा क्षेत्र चाइना के पास है, पाकिस्तान ने कौन सा दिया था, सब हमने बात कर चुके हैं ये। और ये वाला जो क्राइटेरिया है ये आपका कराकोरम है, ये कराकोरम है। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, कराकोरम की स्थितियाँ, और जनरल जीके में भी कराकोरम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रेड कलर में है ये है LAC है, ये रेड कलर में जो है ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको LAC और LOC इसमें अंतर बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो एक साइड में लिखिए LAC और एक साइड में लिखिए LOC। ये दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों की प्रक्रिया अलग है, सब सिस्टम अलग है। LOC को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और ये जो है जो LOC है ये भारत व पाकिस्तान के मध्य है, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब देखिए नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम भारत और चीन के मध्य जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उस तनाव की स्थिति में किस तरीके से क्वेश्चन उभर कर सामने आ सकते हैं, उसको हम सामान्य जीके के तहत जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे इस जीके क्लासेस के प्लेटफॉर्म को प्रचारित करने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपना योगदान दिया। उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने जो स्टेटस है उसमें लगाया और उसको बढ़ावा देने में मेरी काफ़ी मदद की। आपकी इस मदद से मुझे ये एहसास हुआ है
कि आप मेरी एक बहुत बड़ी ताकत हो। मैं आपको अपनी ताकत का दर्जा देता हूँ। यदि कोई मुझे पूछे कि मेरी क्या ताकत है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे स्टूडेंट मेरी ताकत है। तो दोस्तों, इस बात के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपके लिए मैं परमात्मा से वेल विश करता हूँ कि आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएं और आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और वो प्राप्त करें। और उस लक्ष्य निर्धारण की प्राप्ति में यदि मैं थोड़ा सा भी योगदान कर सकूं तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और इस दिशा में मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ और तटस्थ होकर और इसके अलावा डेडिकेट होकर आपके लक्ष्य प्राप्ति में जो जीके का जो पोर्शन है उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अग्रसर हूँ। और आप पूरा विश्वास करें और इस विश्वास के तहत मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जीके में कोई समस्या नहीं आने दूंगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आने दूंगा। मैं 100% तो दूंगा ही, उसके आगे का जो परसेंटेज है उसे भी मैं देने का प्रयास करूंगा। पूरा जो भी जिस तरीके से जो भी मेरे पास परमात्मा ने मुझे नॉलेज बख्शा है उस नॉलेज को मैं आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में मैं टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और इस टॉपिक को यदि हम स्टार्ट करें तो ये टॉपिक काफ़ी विस्तृत टॉपिक है। इसको मैं जैसे बताऊं आपने वैसे करना है। और ध्यान रखें, इसमें आप जो पढ़ोगे सबसे पहले तो जो चाइना अपनों ने किया था नेबरिंग कंट्री के तहत, याद कीजिए, नेबरिंग कंट्री के तहत जो अपनों ने चाइना को पढ़ा था, एक तो वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहली बात तो ये। एक मैंने आपको एक वीडियो और उपलब्ध करवाया था, इंडिया चाइना डिस्प्यूट, इंडिया चाइना डिस्प्यूट और नेबरिंग कंट्री के तहत जो मैंने चीन आपको करवाया था, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए हैं। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ना मैं चीन की बात करूंगा, ना मैं पिछले वीडियो में जो बातें की थी उनकी बात करूंगा। मैं उसके आगे के रूप को लेकर चलूंगा और उसमें कुछ जो एडेड है, जो अपडेट कराना है, वो मैं करवाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। इस बात को आप इस टॉपिक को शुरू कर रहे हो, जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो इसको पोज पर डाल देना अभी और पहले नेबरिंग कंट्री चीन और उसके बाद में और जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट का मैंने वीडियो आपको उपलब्ध करवाया था उसको देखने के बाद ये देखना। ये मेरा निर्देश है आपको और इस निर्देश को आपको फॉलो करना है। और फिर देखिए कैसे चीज़ें आपके परत दर परत जमती जाती है और इसको पूरे अच्छे सलीके से सिस्टमेटिक तरीके से बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। और धीरे धीरे साथ साथ जो भी घटनाएं चल रही है उसको हम अपडेट करते जाएंगे। तो मैं वापस रिपीट कर दूं, पहले आप नेबरिंग कंट्री में चाइना को पढ़ेंगे, फिर इंडिया चाइना डिस्प्यूट का जो मैंने आपको वीडियो उपलब्ध कराया उसको पढ़ोगे, फिर इस वीडियो को देखोगे, तभी आप इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाओगे। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरीके से क्वेश्चन उभर कर इसमें सामने आ सकता है। तो इसको बहुत गंभीरता से लें। आने वाले टाइम में चाहे वो करंट जीके के रूप में आए, चाहे जनरल जीके के रूप में आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। और वर्तमान में जो आपके पेपर बन रहे हैं उन पेपरों में मैं ये देख रहा हूँ कि जनरल जीके को ऐड किया जा रहा है। करंट जीके, करंट स्टेटस जो चल रहा होता है उसमें जो जनरल जीके से संबंधित जो बातें होती है उसको क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखें। तो मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो जो मैंने आपको इंडिया चाइना डिस्प्यूट के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको पीओके के बारे में बता दिया था। ये जो स्थिति है आप पीओके के रूप में इसको कह सकते हो। और उसके अलावा हमने अक्साई चीन के बारे में बात की थी। तो ये अक्साई चीन वाला एरिया ये है, ये अक्साई चीन है। कौन सा क्षेत्र चाइना के पास है, पाकिस्तान ने कौन सा दिया था, सब हमने बात कर चुके हैं ये। और ये वाला जो क्राइटेरिया है ये आपका कराकोरम है, ये कराकोरम है। इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ, कराकोरम की स्थितियाँ, और जनरल जीके में भी कराकोरम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो रेड कलर में है
ये है LAC है, ये रेड कलर में जो है ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको LAC और LOC इसमें अंतर बताने जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो एक साइड में लिखिए LAC और एक साइड में लिखिए LOC। ये दोनों शब्दों में अंतर है, दोनों की प्रक्रिया अलग है, सब सिस्टम अलग है। LOC को हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। और ये जो है जो LOC है, ये भारत व पाकिस्तान के मध्य है, ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अब देखिए, यह मिलिट्री के द्वारा खींची गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, मिलिट्री के द्वारा खींची गई है, ये सेना ने खींची है, इसको ध्यान रखें। और ये कहां से कहां तक है, यदि मैं LOC की बात करूं, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं। LOC जो है, ये LOC मान लीजिए आप। एक तो इसकी जो लंबाई है ये लगभग 776 किलोमीटर। अब दोस्तों देखिए, 776 है, 750 मान लीजिए। इसमें ऐसा नहीं है कहीं 770 दे रखा हो तो दिमाग खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखें। अपने माइंड को वाइड रखा करें। मैंने कई बार देखे हैं, आप इस मामले में पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपने। तो ये LOC है, ये किन के बीच में है? जैसे इधर हम देखेंगे तो आपका जो क्राइटेरिया है POK पाकिस्तान वाला क्राइटेरिया है, और इधर हमारा जो है J&K वाला क्राइटेरिया है, भारत। ये LOC है। अब देखिए, हमें क्या पता लगा, मिलिट्री के द्वारा खींची गई है, सेना के द्वारा खींची गई है, और लगभग 750 किलोमीटर ये लंबी है, और POK और J&K के बीच में है। क्लियर? अब देखिए, LOC है, मतलब आप इतना तो समझ गए होंगे, ये POK तो विवादित है, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवादित एरिया है, उनके बीच में जो लाइन खींची गई है उसको हम LOC बोलते हैं। क्लियर? अन्य जो भी रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा भी है। अब ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, और ये हुआ था सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। रेडक्लिफ के द्वारा। ये आप जानते हो कि कागजों में ही खींची गई थी, जबकि ये क्या है, मिलिट्री के द्वारा खींची गई थी, सेना के द्वारा खींची गई थी। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसका ध्यान रखना। हालांकि ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, ये भी एक बॉर्डर ही है, ठीक है। लेकिन ये विवादित एरिया वाला जो है उसको हम LOC बोलते हैं, जो विवादित होगा। अब आ जाइए, LAC पर बात कर रहे हैं, ये वर्तमान में काफी चर्चा में है। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं, आप अखबारों में बहुत पढ़ रहे होंगे इसको। देखिए, इसका जो निर्धारण हुआ था या ये अस्तित्व में आई थी 1993 में, 1993 में ये आई थी। क्लियर? और ये आई थी भारत व चीन के मध्य एक समझौते के तहत। भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था, उसके तहत ये अस्तित्व में आई थी। अब देखिए, हालांकि इसकी जो लंबाई है,
लगभग 4076 किलोमीटर है। आप मोटे तौर पर 4000 किलोमीटर कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ये। इस लंबाई को लेकर ही भारत और चीन के मध्य मतभेद है, और भारत इसकी लंबाई कुछ बताता है, चाइना कुछ बताता है, और इसमें टकराव की स्थिति बनी रहती है। अब देखिए, मैं यदि LAC की बात करूं तो यहां मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये अभी जो वर्तमान में जो चर्चा में है वो LAC है, लेकिन वास्तव में जो LAC है इसके आगे जाते जाते ये आपके अरुणाचल प्रदेश तक चली जाती है। यदि मैं इसको कहूं LAC जो है, ये पूरी LOC बता देता हूं आपको, हालांकि वहां मैंने रिप्रेजेंट वर्तमान स्थितियों को देखते हुए किया है। देखिए, यहां जो कराकोरम वाला एरिया है, यहां से चलते चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक ये ऐसे विस्तृत है। ये पूरी इतनी लंबी है ये LAC, ध्यान रखें, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन के अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, उसको अलग करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देगा अक्साई चीन, को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? LAC। क्लियर? अब आइए, यहां तक है, अरुणाचल प्रदेश तक है, इसको हमने देख लिया, ये LAC है। बस आपने यहां पर मोटे तौर पर थोड़ा ये ध्यान रखना है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, जो सीमा रेखा है, उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। इसे हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। मतलब चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, अरुणाचल प्रदेश भारत का एरिया है, इसके बीच में जो बॉर्डर लाइन है, जो सीमा रेखा है, उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उत्तराखंड में और चाइना के बीच में जो है, उसको नहीं बोलते हम मैकमोहन रेखा, अरुणाचल प्रदेश वाले को बोलते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन। हम क्या सभी को ही मैकमोहन बोल देते हैं? मैंने कई बार बच्चों में ऐसी गलतियां करते हुए देखा है, वो नहीं करनी आपने। तो ये जो मैकमोहन रेखा है, इसका जो निर्धारण हुआ था, ये हुआ था 1914 में, और ये हुआ था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अब देखिए, जो LAC वाला ये यहाँ का जो एरिया है, मैं यहाँ पर यदि हिमाचल प्रदेश यहाँ तक का क्राइटेरिया आपको डिसाइड करूँ, तो आपने कुछ क्षेत्र विशेष का ध्यान रखना है। जैसे हम कहें, ये वाला एरिया कौन सा हो गया? ये इसका पश्चिमी एरिया हो गया, वेस्ट एरिया हो गया। यहाँ क्या है? लद्दाख, यहाँ लद्दाख वाला एरिया है। और इधर क्या है? अक्साई चीन है। ये अक्साई चीन है, ये ईस्ट का एरिया होगा। तो इसके पश्चिम में तो LAC के पश्चिम में लद्दाख वाला एरिया है, और LAC के पूर्व में अक्साई चीन वाला एरिया, ये ध्यान रखना। और ये जो मध्य वाला एरिया है, यहाँ पर आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनके जो स्थान है, उनके मध्य से ये गुजरती है। आगे जाकर फिर ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक ये चली जाती है। लेकिन हमारे सामने एक तथ्य ये है कि अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच का जो बॉर्डर लाइन है, उसको हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। कतई मत उलझना इसको, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलिए, इसको उलझिए मत। आप लोगों का मैंने एक जो सिस्टम देखा है, जिसको मैं पूरा इसके प्रति मैं आपसे नाराज हूं, ये किलोमीटर के दायरे में मत उलझा करें कभी भी। इनको आप बेसिक, मैं खुद बोलता हूं ना, 4000 याद कीजिए आप। अब ये अलग अलग मिलेगा, आप क्या करते हो, उसी बात को लेकर बैठ जाते हो और सारा दिन व्यतीत कर देते हो। अब इसको थोड़ी पता है आप इतने टेंशन से गुजर रहे हो। क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखें। आइए, ये होगी आपकी LAC और LOC के बारे में हमने चर्चा कर ली, बेसिक बातें। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, लेकिन वर्तमान में मैंने इसको LOC से कनेक्ट करके बताया है। अभी हम और बात करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, एक नाम आप सुन रहे होंगे गलवान घाटी। हालांकि इसके बारे में बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं विस्तार देना चाहूंगा। गलवान घाटी, ये गलवान घाटी 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसके लिए भी उत्तरदायी रही है। अभी गलवान घाटी क्या है, क्या सिस्टम है इसका, थोड़ा सा एक्सप्लेन देना चाहूंगा इसको। आइए इस डायग्राम में आ जाइए। पहले देखिए, ये LAC है और ये जो मैंने ब्लू कलर में आपको दिखाया है ये नदी है, नदी है। और ये नदी कौन सी है? ये गलवान नदी है, ये गलवान नदी है। ये तो ये जो ब्लू कलर वाली है ये गलवान नदी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गलवान नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसका अंतिम स्थान कौन सा है। तो ये जो गलवान नदी है यहाँ कराकोरम से निकलती है, कराकोरम, क्लियर। और कराकोरम से ये निकलने के बाद में ये देखिए अक्साई चीन से जाती है, या आप कह सकते हो लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र से जाती है, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र, और अक्साई चीन से होती हुई ये ऐसे एंटर करती है। ये ऐसे करती करती ये जो ग्रीन कलर में बनी हुई है, ग्रीन कलर में जो बनी हुई है इस नदी में मिल जाती है। और ये जो ग्रीन कलर वाली नदी है इसको हम कहते हैं श्योक नदी। इसका एक नाम और भी है, आप इसको बेसिक भाषा में कह सकते हो दुख या मौत की नदी, मौत की नदी। अब देखिए सर्दियों में क्या है, ये जम जाती है, इतना ठंड पड़ती है आप जानते हो। और गर्मियों में इसका बहाव क्षेत्र अधिक हो जाता है, बहाव तेज हो जाता है। ये भी आप कह सकते हो कि बहाव तेज हो जाता है। अब देखो सर्दियों में जम गई तो भी समस्या, और गर्मियों में जब बहाव तेज हो गया तो भी समस्या। इसी कारण से इसको दुख या मौत की नदी कहा जाता है, शोक नदी। इस नदी में भारतीय सेना के जो जवान है ये नाव के माध्यम से गश्त करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये शोक नदी जो है, आप ध्यान रखना, ये गलवान नदी इसके अंदर मिली, और ये शोक नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। शोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी। आप जानते हो कि सिंधु नदी का क्राइटेरिया ये इधर से ऐसे है, यहाँ ये आगे जाके अरब सागर में गिर जाती है। ये वहाँ, यहाँ मैं सिंधु नदी की चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ। जनरल जीके में जब हम भारत की नदियाँ करते हैं तो इसमें सिंधु नदी को डिटेल के साथ पढ़ते हैं, बाकायदा एक समझौते के तहत भी पढ़ते हैं, याद कीजिए। और यहाँ मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को या जिन्होंने भी इंडिया जीके किया है उसको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वहाँ पर सिंधु नदी जहाँ कराई थी वहाँ पर ये लिख दे कि सिंधु नदी की सहायक नदी शोक नदी है, जिसमें गलवान नदी आकर मिलती है। फिर आगे गलवान नदी का भी क्राइटेरिया बना दे कि ये कराकोरम से निकलती है, और अक्साई चीन में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र से होती हुई ये शोक नदी में मिल जाती है। एक सिंपल भाषा में कहें तो जैसे मान लीजिए ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी क्या होगी? शोक नदी। और शोक नदी की सहायक नदी क्या होगी? गलवान नदी, जो वर्तमान में चर्चा में है। और गलवान नदी के जो आसपास का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? गलवान घाटी कहते हैं। एक लाइन लिख सकते हो, गलवान नदी के आसपास का क्षेत्र ये घाटी होता है, वैली होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शोक नदी क्या है, गलवान नदी क्या है, वर्तमान में जो ये नाम चल रहे हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने जाना है। तो एक बार आप इसको उतार लीजिए। आइए अब देखिए ये शोक नदी है, इसकी एक लंबाई लिख दो लगभग 80 किलोमीटर। मैं लगभग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग 80 किलोमीटर है ये। और सिंधु नदी की सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। गलवान नदी क्या सिस्टम है? गलवान नदी किसकी सहायक नदी है? शोक नदी की। कहाँ से निकलती है? कराकोरम से,
ठीक है, ये कराकोरम वाली स्थिति ये रही। ठीक है, अब जो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं वो मैं भारत और चीन के मध्य जो तत्कालिक कारण है जो समस्या का, जो उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। भारत चीन तनाव का तात्कालिक कारण। अब मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना। भारत और चीन के मध्य तनाव के बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। अरुणाचल प्रदेश वाला मुद्दा भी होता है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना। तो तात्कालिक कारण का क्या मतलब हुआ? तात्कालिक कारण का मतलब है वर्तमान में किस कारण से ये तनाव हो रहा है, वर्तमान में क्या स्थिति है, हम उसकी बात करूंगा और उसी को आधार बनाकर ही हम क्वेश्चंस पुटअप करेंगे। देखिए, आपने सियाचिन शब्द सुना होगा। इस साइड में सियाचिन है, यहां पर जो है ये सियाचिन है, ये सियाचिन है, इसको हम सियाचिन बोलते हैं। क्लियर? इसको मैंने जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट है उसमें भी बता रखा है, बढ़िया तरीके से बताया है। ठीक है ना। तो यहां सियाचिन आपको बताया हुआ है। ये आप कह सकते हो एक बेसिक एग्जाम की दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। ये यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक इतनी ऊंचाई पर, बर्फीला प्रदेश है ये, यहाँ पर इतना टेम्परेचर कम होता है कि हार्ड मास गलने वाली सर्दी होती है। यहाँ पर बैठे रहते हैं हमारे भारतीय जवान। तो ये सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा सैनिक अड्डा है। ग्लेशियर आप ये कह सकते हो, एक तरीके का ग्लेशियर है ये। ग्लेशियर क्या होते हैं? ऊंचाई वाले वो स्थान जहाँ पर बर्फ जमी रहती है। एक चीज यहां ध्यान रखना जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है, मैं इस विवाद से परे होकर आपसे बात करना चाह रहा हूं। ये जो सियाचिन है, ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर है जिससे नुब्रा रिवर निकलती है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ये आया हुआ है कि नुब्रा रिवर कहाँ से निकलती है? सियाचिन से निकलती है। अब देखिए, ये क्वेश्चन उस टाइम आया था, आपने एक नाम सुना होगा, हनुमन थप्पा, जो कि सियाचिन में यहाँ पर जब गश्त कर रहे थे तो वहाँ पर कई जवानों के साथ उनकी मृत्यु हो गई थी। तब ये चर्चा में आया था, तब एक क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब उस करंट लाइन को जनरल जीके से जोड़ दिया था कि नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है। नहीं, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ये आया था। तो नुब्रा रिवर निकलती है। तो खैर, मैंने आपको ये थोड़ा सा तनाव के बीच में थोड़ी सी अलग बात बता दी। आइए अब देखिए, ये जो सियाचिन है इसके पास में क्या है? एक स्थान है, इसके पास में बिल्कुल एक स्थान है और उस स्थान का जो नाम है यहां पर, ये है दौलत बेग ओल्डी। यदि आप अखबार में पढ़ते हो तो आप समझ गए होंगे, दौलत बेग ओल्डी। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको अखबार में मिलेगा डीबीओ, ये मिलेगा आपसे। ये जो डीबीओ है और यहाँ जो लेह है, इस साइड में आपका लेह वाला क्राइटेरिया है, ये यहाँ। क्लियर? ये एक तरीके का सड़क मार्ग है। ये देखिए कैसे सड़क मार्ग है, ध्यान से समझे। ये जो रेड कलर में मैंने आपको स्थान बताया है, ये है दरबूक। ये नाम भी आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, दरबूक है ये। क्लियर? अब देखिए, ये जो दरबूक है और जो लेह है, ये वाला जो क्राइटेरिया, दरबूक और जो लेह है, यहां पर तो क्या है? सड़क है। यहां तो सड़क बनी हुई है,
दरबूक और लेह तक सड़क बनी हुई है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो DBO है और दरबूक जो एरिया ये वाला, ठीक है, ये लगभग 273 किलोमीटर के आसपास है। आप इसकी लंबाई भी बता देता हूं मैं, ये 273 किलोमीटर है, लगभग 273 किलोमीटर है। आप मोटे तौर पर 275 कह सकते हो इसको। ये है, यहां पर क्या है, सड़क नहीं है, यहां पर सड़क नहीं है, लेकिन यहां निर्माण प्रक्रिया चल रही है, सड़क की निर्माण प्रक्रिया चल रही है और लगभग पूरी भी हो चुकी है। लेकिन यहां मैंने अभी आपको बताया भी सड़क की निर्माण प्रक्रिया चल रही है, तो यहां पर हम ऐड करेंगे भारत, यहां पर सड़क निर्माण कर रहा है। अब देखिए ये जो है 90 के दशक से बन रही है, समझ रहे हो ना बात को, विवादित है इस कारण से इसमें टाइम लग रहा है। 90 के दशक से बन रही है, आप कह सकते हो कि 1990 के आसपास से बन रही है, तो 20 वर्षों से बन रही है। मोटे तौर पर आप कहो तो 20 वर्षों से इस पर निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहां पर कहा अभी सड़क का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और अब आप देखिए ये जो सड़क है, ऐसे पूरी सड़क मान लीजिए चाहे इसको, ये एक तो मैं ये कह सकता हूं कि LAC के समांतर है, कह सकता हूं क्या? आप देखिए ये सड़क ये है, LAC की समांतर है। अब बताओ मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सड़क है ये गलवान घाटी के निकट है, गलवान घाटी के पास भी पड़ती है, क्योंकि इस नदी के आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गलवान घाटी। तो ये गलवान घाटी के पास भी है, ये गलवान घाटी के पास भी है। अब देखिए यदि ये सड़क बनती है पूरी, तो लेह से DBO तक सड़क निर्माण बन गई, क्या फायदा होगा? लेह से DBO तक सड़क के माध्यम से जुड़ाव हो जाएगा, ठीक है। तो जुड़ाव हो जाएगा, तो हमेशा क्या काम करना चाहते हैं कि चाइना भी विरोध कर रहा है इसका, समझिए ये DBO है। अब इसका महत्व बता रहा हूं मैं आपको। एक तो इसका सामरिक महत्व है, ये सामरिक महत्व है। अब आप इसका सामरिक महत्व समझिए। देखिए सब बता चुका हूं आपको, बस मैं रिपीट कर रहा हूं। इंडिया चाइना डिस्प्यूट वाला जो मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ बातें हैं जो मैंने वहां बताई थी, उन्हीं को आधार बनाकर कह रहा हूं। अब आप देखिए यहां पर है ये, एक तो यहां सड़क तो नहीं है, लेकिन यहां हमारी वायुसेना तैनात है, यहां पर हमारी वायुसेना जो है तैनात है। अब वायुसेना तैनात है तो एक तरीके से हमारे इस क्षेत्र की सेफ्टी हो रही है। ऊपर से हमारे सैनिक यहां सियाचिन में भी है, तो हम वायु और थल दोनों की दृष्टि से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। या कोई भी समस्या आती है तो पाकिस्तान से भी निपट सकते हैं। कल को चाइना यदि सामरिक दृष्टि से हमें परेशान करता है तो हम उससे भी निपट सकते हैं। तो इस दृष्टि से मतलब पाकिस्तान और चाइना के जो सामरिक जो डिस्प्यूट है हमारे, उनसे निपटने में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है। कराकोरम पर भारत की पकड़ मजबूत होगी। ये जो कराकोरम वाला एरिया है उस पर भारत की पकड़ मजबूत होगी यदि ये DBO ये पकड़ मजबूत करेगा, यदि सड़क बन जाती है। और यहां से क्या होगा, आवश्यक सामान आसानी से पहुंचेगा।
मतलब जो सेना को जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे वो हथियार के रूप में हो, उसको हम यहाँ पहुँचा सकते हैं। और वायुसेना तो है ही, यहाँ पर हम मिलिट्री भी बिठा सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रिगेड रखी जा सकती है। अब ये जो ब्रिगेड है ये यहाँ पर कंट्रोल रखने का काम कर सकती है। तो ये डीबीओ का महत्व है। अब पाकिस्तान जो चाइना है उसकी समस्या क्या आ रही है? उसकी समस्या ये आ रही है कि यदि ये सड़क बन गई तो एक तो गलवान घाटी, यहाँ पर जब सेना पहुँच गई तो ओबियसली बात है गलवान घाटी इसके नीचे है, ऊपर से भारत हमला कर सकता है, वायुसेना के माध्यम से भी कर सकता है और ऊपर से यहाँ बैठकर वो गोलीबारी भी कर सकता है। तो इस कारण से चाइना यदि अटैक करता है तो हम उसका मुकाबला आसानी से कर सकते हैं यदि ये सड़क बनती है, सड़क को विकसित रूप दे दिया जाता है। क्योंकि सड़क बनने से क्या होगा, वहाँ पर हम आवश्यक सामान पहुँचा सकते हैं, ब्रिगेड रख सकते हैं। तो इससे चाइना को खतरा है, और ख़तरा इस रूप में है कि यदि चाइना इस गलवान घाटी में सैनिक भेजता है तो हम यहाँ ऊपर बैठे हैं, यहाँ वायुसेना भी है हमारे पास में और थल सेना भी हो सकती है यदि इस सड़क का निर्माण हम अच्छे तरीके से कर लें। और ऊपर सियाचिन है, यहाँ से हम चाइना की सेना को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चाइना की समस्या यही है, मेनली जो चाइना की समस्या है वो यही है, और यही इस जो तनाव का मूल कारण है। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दूं, आपने कल का न्यूज़पेपर ही पढ़ा होगा, उसमें लिखा था कि चाइना ने ये कहा है कि गलवान घाटी पर जो वो गलवान घाटी के पास जो सड़क बना रहा है उसको रोके, सड़क निर्माण प्रक्रिया को रोके, भारत सड़क निर्माण ना करे, ये बात कही है ना ये। तो वो सड़क निर्माण इसी क्राइटेरिया के लिए कह रहा है, वो इस बात के लिए कह रहा है। और सड़क बन गई तो क्या होगा, सड़क बन गई तो हम सामरिक दृष्टि से मजबूत हो जाएंगे, और सामरिक दृष्टि से यदि हम मजबूत हो जाएंगे तो ये चाइना की तो ऑटोमेटिकली एक समस्या होगी। क्लियर? आइए अब देखिए एक बात और है, आपने देखा होगा इधर जो है यहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, कराकोरम से निकलता है, CPEC, याद करो मैंने बताया था, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बना हुआ है। अब आप देखिए जब हम यहाँ पर सेना तैनात कर रखी है, हमने सियाचिन में हमारी सेना है, तो हम CPEC पर भी तो नज़र रख सकते हैं। तो ये भी एक चाइना की आपके तनाव का एक कारण है ये। तो हमें इस सड़क से बहुत फ़ायदे हैं। मैं वापस ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि चाइना और भारत के बीच में जो तनाव का तात्कालिक कारण है वो ये सड़क है। और सड़क कौन सी? ये 273 किलोमीटर लंबाई की एक सड़क है जिसे भारत दरबूक से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक बना रहा है। और जो दौलत बेग ओल्डी है ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर हमारी वायुसेना भी है, और यदि हम यहाँ पर थल सेना भी तैनात कर देते हैं तो यहाँ पर ब्रिगेड रख सकते हैं हम। तो हम अपनी जो रक्षा से संबंधित जो भी हमारा सिस्टम है उस तंत्र को हम मजबूत कर सकते हैं, ब्रिगेड रख सकते हैं वहाँ पर। और यहाँ से हम यहाँ जो हमारी सेना रह रही है उसके लिए आवश्यक उपकरण भेज सकते हैं, जैसे हथियार भेज सकते हैं, और तो और खाने पीने का सामान, आवश्यक वस्तुएं, निजी वस्तुएं वो भेजी जा सकती है। इस कारण से ये DBO दौलत बेग ओल्डी महत्वपूर्ण है, और चाइना की यही मूल समस्या है। क्योंकि यदि हम ये सड़क बनाते हैं तो हम सामरिक दृष्टि से हमारा जो रक्षा तंत्र है वो मजबूत हो जाएगा। क्लियर? तो ये इंडिया चाइना का जो अभी तनाव चल रहा है इसके तात्कालिक कारण पर मैंने आपको थोड़ी सी चर्चा की है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैंने काफ़ी इसको समझाने का प्रयास किया है, और अन्य बातें जो है हम करेंगे, इसकी और भी कई बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतनी ही बात करेंगे। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज हमने भारत चाइना तनाव को जानने का प्रयास किया, और काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस तनाव के चलते ही वर्तमान जो स्थिति है वो ये है
कि चाइना ने भारत को ये कहा है कि वो सड़क निर्माण ना करे। यदि वो इस सड़क निर्माण को नहीं रोकता है तो वो गलवान घाटी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत ने इसके प्रति एक कड़ा रुख अपनाया है और पूरी LAC पर सेना तैनात कर दी है। LAC पर सेना तैनात कर दिया है और नेवी को तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि इसके नीचे का जो पोर्शन है या नेवी, इसको तैयार रहने के लिए कहा है। बाकायदा रूस ने अपने कुछ लड़ाकू विमान हमें दिए हैं। इसके अलावा जो अमेरिका है उसने भी अपने जलपोत यहाँ पर भेजे हैं। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि भारत जो है, ये भारत का जो ग्लोबल एरिया है, जो वैश्विक एरिया है, आप कह सकते हो, जो अन्य देशों के साथ भारत की जो संबंध है, ओवरऑल शब्दों में कहें तो विदेश नीति जो है, ये भारत की काफ़ी मजबूत है। तभी तो अमेरिका और चाइना हमारे साथ खड़े हैं। तो अमेरिका और रूस, मैं माफ़ी चाहूँगा, अमेरिका और रूस हमारे साथ खड़े हैं। मैंने आपको पहले ही कहा भी, रूस जो है ये हमें लड़ाकू विमान उपलब्ध करवा रहा है, अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, और जो अमेरिका है इसने जलपोत भेजे हैं। तो दोस्तों, इस पर मेरी पूरी निगाह है और इस पर पूरे आपको डाटा उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया, नेबरिंग कंट्री में चाइना और इंडिया चाइना डिस्प्यूट और एक ये वीडियो, इन तीनों को साथ लेकर पढ़ें। अब आगामी जो भी अपडेट आएगा उसको मैं आपको साथ साथ अपडेट कराता रहूँगा। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। सभी को मेरा नमस्कार।